बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, दैट इज ऑफ फीमेल एथलीट। ठीक है, अच्छा ठीक है। लास्ट जो हमने दो टॉपिक्स किए हैं डिस्कस, दैट वाज बेसिकली जो लेटेस्ट हमने ख़त्म किया था, दैट वाज वेट गेन फॉर एथलीट्स। उससे पहले हमने वेट लॉस को डिस्कस किया था। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं वेट लॉस की या वेट गेन की एथलीट्स के लिए, उसके अंदर जो फीमेल एथलीट्स हैं वो स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ certain natural factors they are more at risk of weight loss and weight gain। ठीक है, और फीमेल एथलीट्स के अंदर तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर वेरी कॉमन कंपेयर टू द मेल एथलीट्स। और वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? नंबर वन इज डिसऑर्डर्ड ईटिंग, नंबर टू इज एमिनोरिया एंड नंबर थ्री इज बोन लॉस। और इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को 1992 के अंदर देयर वाज दिस टर्मिनोलॉजी व्हिच वाज गिवन टू दीस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस टर्मिनोलॉजी को कहा गया था फीमेल एथलीट ट्राइड। ठीक है, जो ACSM है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, उनकी एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, और उसके अंदर जो है इस कंडीशन को ये नाम दिया गया था द फीमेल एथलीट ट्राइड, जिसके अंदर एमिनोरिया, डिसऑर्डर्ड ईटिंग और बोन लॉस को डिस्कस किया गया था कि फीमेल एथलीट्स बहुत ज़्यादा प्रोन हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इन्हीं तीनों एस्पेक्ट्स को हमने बेसिकली इस चैप्टर के अंदर डिटेल से डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्ड ईटिंग की या ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, अच्छा, अब कहानी ये है कि जब हम एथलीट्स की बात करते हैं, चाहे वो मेल एथलीट्स हों चाहे वो फीमेल एथलीट्स हों, दे आर जनरली क्वाइट cautious when it comes to their food, when it comes to their eating choices, dietary habits जो है। ठीक है, और नेचुरली क्योंकि उनका जो फील्ड है प्रोफेशनली वो इस तरह का है कि ऑब्वियसली दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉशियस होने के बीच में और ऑब्सेस्ड होने के बीच में देयर इज अ थिन लेयर, और वो थिन लेयर जिन लोग की क्रॉस हो जाती है, वो थिन लाइन जिन लोग की क्रॉस हो जाती है, बेसिकली वो चले जाते हैं डिसऑर्डर्ड ईटिंग की तरफ से। ठीक है, और डिसऑर्डर्ड ईटिंग दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स जब हम एमिनोरिया की बात करते हैं। एमिनोरिया आपको पता है क्या होता है? लॉस ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, और ज्यादातर जो इसकी कॉजेज हैं एमिनोरिया की, वो क्रॉनिक लो कैलोरिक इनटेक की वजह से है। यानी आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना कैलोरिक इनटेक को बहुत ही ज्यादा आपने कम किया हुआ होता है। फिर इसी तरह बॉडी फैट लेवल्स आपके सिवियरली लो हो सकते हैं, ये रीजन हो सकती है। बॉडी वेट आपका बहुत कम हो सकता है, ये रीजन हो सकती है। फिर इंटेंसिटी आपकी एक्सरसाइज की बहुत हाई हो सकती है, या उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमिनोरिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ऑब्वियसली बीइंग एन एथलीट यू कैन इमेजिन के जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, जब भी हम किसी और प्रोफेशन में होते हैं तो जाहिर है हमारे हाईज एंड लोज भी होते हैं, और एथलीट्स भी एक एथलीट्स के लिए भी जो प्रोफेशन है वो जाहिर है दैट इज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, और मे बी समटाइम्स किसी कन्वेंशनल रेगुलर प्रोफेशन से बहुत ज्यादा बढ़ के भी हो सकता है। रीजन बीइंग कि जाहिर है जब आप कम्पीट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आके, तो आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट के अंदर भी हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स से एक इवेंट आपका खराब गया है, आपने उसमें अच्छे से कम्पीट नहीं किया, तो वी हैव विटनेस्ड सो मेनी टाइम्स कि टेलीविजन पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा है, 90s और 80s तक जब प्रिंट मीडिया ज्यादा होता था तो धज्जियां उड़ जाती थी एथलीट्स की या स्पोर्ट्स पर्सन की कि जी उनकी परफॉर्मेंस खराब गई है। इसी तरह से आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आपको पता है हर न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के तो पूरा एक एक घंटे दो दो घंटे का प्रोग्राम आपके ऊपर हो जाता है कि जी ये इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ये यहाँ पे ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है, XYZ किसी और मेजर इवेंट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई या सही नहीं गई, या ये प्रॉब्लम थे, या इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सका या टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। सो यू नो स्टफ लाइक दैट। और फिर इसी तरह से थर्डली आजकल तो सोशल मीडिया का भी दौर है, तो हर बंदा उठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सो यू नो अपने आप को जब आपको गालियां पड़ रही हैं फॉर वन रीजन और द अदर, चाहे वो आपका
ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा भी कोई दिन अच्छा या बुरा जा सकता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर मुझे उसके ऊपर गालियां पड़ रही हैं लोगों की से हर बंदा उठ के मुझे कुछ भी जो वो समझ रहा है वो लिख रहा है मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, तो डेफिनेटली मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। और फिर जैसे मैंने कहा कि वो जो कंपटीशन है उसकी अपनी एक स्ट्रेस, उसकी अपनी एक यू नो वो एक फीलिंग है कि द प्रेशर टू परफॉर्म बेटर ऑल द टाइम, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से भी, इन सारी किस्म की जो स्ट्रेसेस हैं इनकी वजह से भी हमें हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर्ड ईटिंग की, ईटिंग डिसऑर्डर्स की। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइड से डिफरेंस ये है कि डिसऑर्डर्ड ईटिंग बेसिकली एक इनिशियल फेज है, और जब डिसऑर्डर्ड ईटिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है तो इट बिकम्स एन ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कहानी शुरू कहाँ से होती है? डिसऑर्डर्ड ईटिंग से होती है। यानी डिसऑर्डर्ड ईटिंग का मतलब ये है कि आपके जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं होता, ये थोड़ा सा माइल्ड प्रॉब्लम होता है। जब यही डिसऑर्डर्ड ईटिंग बहुत ज्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है और ये प्रॉब्लम सीवियर हो जाते हैं, तो देन इट बिकम्स और देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एन ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। और ईटिंग डिसऑर्डर को हम कह सकते हैं कि इट इज अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर अबाउट फूड, और वो पैटर्न जो है वो डिस्टॉर्टेड होता है, वो पैटर्न नॉर्मल नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर्स डिफरेंट तरह के होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है, कंपल्सिव ईटिंग हो सकता है, बिंज ईटिंग हो सकता है। आपको पता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर there is this loss of appetite due to fear of becoming obese। मैंने शायद आपको बेटे क्लास में भी पहले बताया था कि दो टर्म्स हम यूज कर रहे होते हैं, एक होती है जस्ट एनोरेक्सिया जब हम मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं, और एक होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अच्छा, जब भी आप जस्ट टर्म एनोरेक्सिया देखो ना, उसके साथ नर्वोसा नहीं लिखा हुआ, तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि ये मेडिकल एनोरेक्सिया की बात हो रही है, जिसका मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू अ मेडिकल कंडीशन। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर सुना होगा जी, कीमोथेरेपी जब होती है कैंसर पेशेंट्स की तो उनकी भूख मर जाती है, तो हम इसको कहेंगे एनोरेक्सिया। और एनोरेक्सिया नर्वोसा हम स्पेसिफिकली कहाँ पे कहेंगे? वो हम वहां पे कहेंगे जहाँ पे साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व है। यानी लेट्स से एक एथलीट है, वो खाना नहीं खाता इस डर से या इस खौफ से कि कहीं वो मोटा ना हो जाए, तो ये क्या है? ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाली कहानी, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़हन में रखना है। दूसरा इसी तरह बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा आपको पता है कि जी आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव फियर होता है, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो खाने के लिए, और फिर जब आप खाते हो तो वो आप बहुत ज्यादा खाते हो, सडनली बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करते हो, ठीक है। तो ये बुलिमिया नर्वोसा होता है, रिपीटेड साइकिल्स होती हैं, आपको फूड रिस्ट्रिक्शन, फिर बिंजिंग, फिर पर्जिंग इवन होती है। पर्जिंग मींस ये जो हम कहते हैं कि जी क्लींजिंग सो कॉल्ड, जी मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, मैंने लेट से जी रात को पार्टी कर ली और हाई फैट फूड ले लिया बहुत ज्यादा, और यू नो स्टफ लाइक दैट, और अगले दिन अब पूरा दिन उठ के तो मैंने भर भर के डिटॉक्स वाटर की जग पी ली, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो इसको हम कहते हैं कि जनाब ये है हमारी पर्जिंग, हम इसको नाम देते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर बेसिकली आपका पहले आप रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को बहुत ज्यादा, फिर आप बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करते हो, और फिर जनाब आप बहुत ज्यादा पर्जिंग भी करते हो, ठीक है। तो इस ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बिंज ईटिंग कहते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से जनाब होता है एक और पीका, आपने शायद सुना होगा, बच्चों में होता है, वैसे बड़ों में भी होता है, ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं होता, लेकिन ज्यादातर बच्चों में होता है। पीका इज अ कंडीशन जहाँ पे आपको क्रेविंग हो रही होती है बहुत ज्यादा नॉन न्यूट्रिशियस आइटम्स कंज्यूम करने की, जैसे जनाब बच्चे खाते हैं डर्ट, मट्टी खाते हैं, क्ले खाते हैं, व्हाट एल्स, चौक खाते हैं, कच्चे चावल खाते हैं बहुत सारे बच्चे, बर्फ खाते हैं, आइस की क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा बच्चों को, ठीक है। तो ये सारे ये जो है ये इसको पीका कहते हैं। अच्छा, पीका भी अगेन अब
लग रहा है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पीका में भी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं और बच्चा बड़ा सीवियरली एट रिस्क हो जाता है मैल न्यूट्रिशन के लिए और अदर कंडीशंस के लिए भी। तो बड़े सीरियस किस्म के ठीक ठाक किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, फिर एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, क्या उसको कहते हैं, एडनॉस। एडनॉस स्टैंड्स फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड। एडनॉस, ईटिंग डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड, एडनॉस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन होती है जो मिसलिनियस साइन सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि हाँ, एक और भी यहाँ पे दिया हुआ है, कंपल्सिव ईटिंग। कंपल्सिव ईटिंग होता है बेटे कि यानी आपको इतना ज्यादा क्रेविंग है एक सर्टेन फूड के लिए कि जब तक आप वो फूड को कंज्यूम नहीं करते वो इमोशन, वो फीलिंग आपसे कंट्रोल नहीं होता। बहुत लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप की चीजों की कंपल्सिव ईटिंग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जब तक हम दिन में चॉकलेट ना खा लें तो हमारा दिन नहीं गुजर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों में नॉर्मली आइसक्रीम्स की बहुत ज्यादा कंपल्सिव ईटिंग होती है। अच्छा, क्रैकर्स की कंपल्सिव ईटिंग होती है बहुत बहुत ज्यादा। हमारी एक जानने वाली फैमिली में एक बच्चा है, वो जब तक ड्राइड चिप्स का पैक नहीं लेता वो खाना नहीं खाता, और सडनली उसकी वो हंगर, मुझे यही डाउट था और वो वाकई ऐसे हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी हंगर सप्रेस होती गई और अब वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हंगर है उसकी। तो ये कंपल्सिव ईटिंग भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। ठीक है, अच्छा, अब कहने में आपको ये लगा था कि ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये ईटिंग डिसऑर्डर्स सिर्फ न्यूट्रिशन रिलेटेड नहीं होते बल्कि इनके अंदर साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकली भी इनको ट्रीट करना जरूरी होता है। आइडियली जब भी हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को या डिसऑर्डर ईटिंग को ट्रीट करने जाएंगे तो हमारी जो थेरेपी है वो हमारा डाइटिशियन एज वेल एज हमारा साइकोलॉजिस्ट, वो दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, आपको पता है बेटे कि शायद मैंने क्लास में भी आपको कई बार बताया कि there is a difference between a psychologist and a psychiatrist. Psychiatrist is a person who has a medical degree, MBBS किया होता है, उसके बाद उसने specialized psychiatry में किया होता है। Psychologist on the other hand is a person जिसकी जो आपके साथ बेसिकली बात करता है, जो आपके साथ सेशंस करता है और उन सेशंस के थ्रू आपके साथ आपकी काउंसलिंग कर रहा होता है और वो मेडिकेशन के ऊपर आपको नहीं डालता साइकोलॉजिस्ट की मदद। एडनॉस इज आस्किंग जी बेटे, एडनॉस हम कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ साइन सिम्टम्स जो मैंने बताए उनमें से जब हम स्पेसिफिकली किसी को एनोरेक्सिया या बुलिमिया के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते, या समटाइम्स एक वक्त में वो एनोरेक्सिया नर्वोसा फील हो रहा है और साथ ही उसको शदीद किस्म की यानी रिस्ट्रिक्शन के बाद बिंजिंग और पर्जिंग हो रही है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो फिर उसको हम एडनॉस के अंदर डाल दें। तो कह मैं रहा था कि आपका जो ट्रीटमेंट है ईटिंग डिसऑर्डर्स या डिसऑर्डर ईटिंग का वो इन कॉम्बिनेशन विद अ डाइटिशियन एंड अ साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ठीक है बेटे, और हमारा जो साइकोलॉजी में यूज होता है उसको हम कहते हैं DSM, दिस इज नोन एज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, DSM, यानी आप कह लो ये दिस इज पब्लिकेशन जिसके अंदर A to Z ऑफ साइकोलॉजिकल डिजीजेस कैसे डायग्नोसिस करते हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, साइकोलॉजी में उसका ट्रीटमेंट कैसा है, किस किस्म के सेशंस आपने पेशेंट्स के साथ करने। तो जितने भी हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं सारे के सारे साइकोलॉजी का जो DSM है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, उस सब के अंदर ये ईटिंग डिसऑर्डर्स को उन्होंने एज डिजीजेस, एज डिसऑर्डर्स उसको क्लासिफाई किया हुआ है। इन ये बाकायदा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लोग हमारे पास क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है तो लोग इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेते। मेरे पास एक केस आया कुछ अर्सा पहले
जहाँ पे एक बच्ची अब्रॉड में, वो पाकिस्तानी फैमिली थी लेकिन वो अब्रॉड रहती थी, ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लूँगा या उसके अंदर कोई डिटेल्स रिवील नहीं करूँगा। तो वो बच्ची एनोरेक्सिया नर्वोसा था उसको, और वो एक साइकोलॉजिस्ट से वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही थी जहाँ पे वो रहती थी। और वो साइकोलॉजिस्ट ने मुझे कांटेक्ट किया किसी के थ्रू, क्योंकि कुछ उसको न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी उसके अंदर इनपुट चाहिए थी। That girl, she was only 16 years old then, and she was about to commit suicide because of her anorexia nervosa. Can you imagine कि वो सिर्फ अपना O levels के इक्विवेलेंट जो भी था वो कर रही थी अपना, और she reached such state कि वो अपना सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी एक बार, और that was quite स्केरी थी। ठीक है, तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये बड़े इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, पेज नंबर इज 146. आर फीमेल एथलीट्स मोर लाइकली टू डेवलप डिसऑर्डर्ड ईटिंग? दैट्स राइट, यस। उसकी रीजन है, मैंने आपको बताया, फीमेल्स जनरली भी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं उनके बॉडी वेट को, उनके इमेज को लेके। और जब फीमेल एथलीट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर डिसऑर्डर्ड ईटिंग एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक स्टडी के रेफरेंस दिया हुआ यूएस की स्टडी थी जहाँ पे उन्होंने देखा 30% जो एलीट फीमेल स्केटर्स थी, उनका ये ख्याल था कि वो ओवरवेट है, हालांकि वो नहीं थी, उनके ख्याल में वो ओवरवेट थी, और उनके ख्याल में उनका बॉडी इमेज बहुत ज़्यादा पुअर था, और उनको ये लगता था कि किसी भी तरह से हमारी जो बॉडी है वो, हम बहुत ज्यादा लीन और स्मार्ट और थिन हो जाए तो क्या ही। ठीक है, अच्छा, अब जो कॉजेज हैं फीमेल एथलीट्स के अंदर डिसऑर्डर्ड ईटिंग, ईटिंग डिसऑर्डर्स के जो रिस्क इंक्रीज करते हैं, वो कॉजेज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन के किस किस्म की स्पोर्ट के अंदर वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो एट रिस्क एथलीट्स हैं वो 2-3 तरह की स्पोर्ट्स हैं। पेज नंबर 146 में टेबल दिया हुआ है। लीन स्पोर्ट्स, डिस्टेंस रनिंग एंड साइकिलिंग या हॉर्स रेसिंग, यानी ऐसे स्पोर्ट्स जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव टू स्टे वेरी लीन, जैसे साइकिलिंग है फॉर एग्जांपल। अब ऐसी फीमेल एथलीट्स जो साइकिलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, डिस्टेंस रनिंग के, वो जो मैराथन रनिंग करते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली दे कैन नॉट अफोर्ड टू गेन वेट। कोई भी बंदा, चाहे वो मेल एथलीट हो चाहे वो फीमेल एथलीट हो, अगर वो थोड़ा सा भी उसका वेट गेन होता है तो डेफिनेटली वो इस स्पोर्ट्स के अंदर कोई अच्छे से कम्पीट नहीं कर सकता। सेकेंड कैटेगरी एस्थेटिक स्पोर्ट्स। एस्थेटिक स्पोर्ट्स बेटे वो वाले होते हैं जहाँ पे ब्यूटी बेस्ड स्पोर्ट्स होते हैं। पाकिस्तान में और साउथ एशिया में तो ये वाले स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। बहरहाल आपने आई थिंक कि आपने ओलंपिक्स में जरूर चैनल स्विच करते करते एटलीस्ट देखा होगा, अगर आपको नहीं भी बहुत ज्यादा पर्सनली शो। जिमनास्टिक्स फॉर एग्जांपल, ये रशिया और ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये बहुत ज्यादा इनके मेडल्स होते हैं ओलंपिक्स में। ये वाली कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली प्लेड स्पोर्ट्स है ये जिमनास्टिक्स। फिगर स्केटिंग फिर होती है, वो आपने देखा होगा, एक आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं, और बेसिकली नॉर्मल स्केटिंग नहीं होती, यानी आपकी उसमें आपने कुछ डांस मूव्स भी दिखाने होते हैं, और ओलंपिक्स में भी होता है ये स्पोर्ट इन्वॉल्व। फिर इसी तरह से बॉडी बिल्डिंग, खैर वो तो यहाँ पे भी काफी कॉमन है। सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग या सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग भी, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एक रैंप से जंप करते हैं एथलीट्स इनटू वाटर, और एक एथलीट नहीं होता, वो 2 एथलीट्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली जंप करते हैं। और सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है कि वो उनका आर्ट ही ये है, या जिस चीज के ऊपर उनको जज करते हैं वो चीज ही ये है कि जनाब कितना एक दूसरे के साथ उनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड है, यानी जब एक इंडिविजुअल ने जंप किया तो एट द सेम टाइम दूसरा इंडिविजुअल भी जंप करे, या जब एक इंडिविजुअल ने वाटर सरफेस को हिट किया तो बिल्कुल उसी वक्त दूसरा इंडिविजुअल भी वाटर सरफेस को हिट करे। तो ये इसको हम सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग या सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग भी हम इसको कहते हैं। यानी स्विमिंग के अंदर भी वो होता है और डाइविंग के अंदर भी सिंक्रोनाइज्ड वाली कैटेगरी होती है। और थर्ड जो कैटेगरी है वो वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स है, जो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन के उस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग हो गई, जूडो हो गया, कराटे हो गया,
ये सारे वो स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वेट कैटेगरीज में फाइट करते हैं, कम्पीट करते हैं। तो अगर आपका बॉडी वेट जाहिर इंक्रीज हो गया तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में तो फाइट नहीं कर सकते, कम्पीट नहीं कर सकते। अब जो मेजर रीजंस हैं वो ये है कि पहली तो ये है कि एथलीट्स का ये बिलीफ होता है कि लोअर बॉडी वेट जब जब भी उनका होगा तो उनकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी उनके ख्याल में कि कोई भी स्पोर्ट के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, जितना वेट कम होगा उतनी उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, और इस वजह से वो स्ट्रिक्ट सीवियर डाइटिंग शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा फिर रिस्ट्रिक्टिव और अनहेल्दी किस्म का ईटिंग बिहेवियर उनका आ जाता है। ठीक है, अच्छा सेकेंडली ये है कि समटाइम्स जो कोचेस होते हैं उनका भी अनड्यू प्रेशर उनकी तरफ से होता है जो उनको ज्यादा वल्नरेबल कर देता है इन चीजों की तरफ। ठीक है, थर्ड ये है कि कुछ एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स की अगर हम बात करें तो वो प्री डिस्पोज होती हैं टू द रिस्क ऑफ डिसऑर्डर ईटिंग। यानी प्री डिस्पोज का मतलब ये है कि नेचुरली या बीइंग फीमेल्स वो भी ज्यादा कॉन्शियस थी अपने बॉडी इमेज को लेके, और फिर उन्होंने स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली अडॉप्ट भी कर लिया, तो वो फिर इन कॉम्बिनेशन वो चीज ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एविडेंस से हमें सर्वे से, एनालिसिस से ये भी पता चला है कि जो लोगों को, जिन एथलीट्स को या फीमेल एथलीट्स को ईटिंग डिसऑर्डर्स या डिसऑर्डर्ड ईटिंग होती है, वो लोगों का बॉडी केमिस्ट्री भी डिस्टॉर्टेड होता है, इन एडिशन टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि 50% से ज्यादा फीमेल एथलीट्स को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, उनकी जिंक डेफिशिएंसी के साथ। और डेफिनेटली हम उसको इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका मतलब है सीवियर रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग वो कर रही हैं, तो भाई जाहिर है उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी तो होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये चीज भी फिर ऑब्वियसली इफेक्ट करती है। अच्छा जी, वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं एथलीट्स जिनको डिसऑर्डर ईटिंग है? उनके कुछ फिजिकल और बिहेवियरल साइंस हैं जो आपको जरूर इवैल्यूएट करने चाहिए जब भी आपके पास कोई ऐसा एथलीट आता है जिसको जनाब यू डाउट कि उसको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। वो हम जरा देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 148 के ऊपर देयर आर अ कपल ऑफ टेबल्स, उनको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जनाब, so table 11.2 that is for characteristics of anorexia nervosa। अच्छा, फिजिकल साइंस क्या क्या हो सकते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के केस में? एक तो सीवियर वेट लॉस हो सकता है, फिर जनाब जो एवरेज बॉडी वेट है उससे कम बॉडी वेट हो सकता है उसका। इसी तरह फिर जो पीरियड्स हैं इमिनोरिया ये नहीं हो सकते, या तो पीरियड्स आपके एब्सोल्युटली स्टॉप हुए हुए हैं, या फिर आपके जो एथलीट के पीरियड्स हैं वो इरेगुलर वो आपको रिपोर्ट करिए कि जी मेरे पीरियड्स इरेगुलर। ठीक है, ये रीजन हो सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह से जनाब इमैशिएटेड अपीयरेंस हो सकती है उसकी, यानी मैल न्यूट्रिशन और वो दिखने में नहीं बहुत ज्यादा थिन और बोन्स प्रोट्रूडेड से उसकी बाहर आपको लगती है। इसी तरह से फिर बहुत ज्यादा हाथ पैर उसके ठंडे वो रिपोर्ट कर रही है अगर कि जी एक्सट्रीमिटीज मेरे बहुत ज्यादा कोल्ड या नम रहते हैं, वो रीजन हो सकती है। फिर रेस्टलेसनेस अगर वो रिपोर्ट हो रही है वो हो सकती है। स्किन बहुत ज्यादा ड्राई या बहुत ज्यादा पेल साइड पे जा रही है, ये सारे फिजिकल साइंस हो सकते हैं एनोरेक्सिया। साइकोलॉजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो जनाब उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि शी वुड क्लेम टू बी फैट, जब हालांकि आपको बहुत ज्यादा वेल बिलो नजर आ रही है एवरेज बॉडी वेट। ठीक है, फिर वो जाहिर है बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव साउंड कर रही है रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग डाइटिंग, रिगार्डिंग थिकनेस बॉडी फैट जो भी है। फिर लो सेल्फ एस्टीम उसको हो रहा है, डिप्रेशन और एंजाइटी आप फील कर रहे हो उसको है। परफेक्शनिज्म की बहुत ज्यादा कि शी इज रियली रियली कंसर्न कि जी मुझे एब्सोल्युटली परफेक्ट होना है। सो ये सारी चीजें हो सकती हैं।
बिहेवियरल साइंस की अगर बात करें जो मोर लेस साइकोलॉजिकल साइंस से रिलेट करते हैं कि जो बहुत कम खा रही है, एक्सरसाइज बेइंतहा कर रही है, फूड में और कैलोरीज की जो काउंटिंग है उसमें एक्सेसिवली इंटरेस्ट शो कर रही है, अपना बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रही है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड एंड स्टफ। फिर कंपनी में खाना पसंद नहीं कर रही, इसी तरह जी दिन में 4-4 6-6 बार अपना वेइंग मशीन के ऊपर वेट कर रही है, अपने आप को वे कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कैटेगराइज करता है इंडिविजुअल को एज हैविंग एनोरेक्सिया। फिर जनाब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुलिमिया ना, वो इसी के नीचे जो टेबल 11.3 है उसके अंदर हम फिजिकल साइंस की बात करें तो टूथ डिके या इनेमल इरोजन आपको नजर आएगा। अच्छा, वो इसलिए नजर आता है टूथ डिके या इनेमल इरोजन के जब आप करते हैं ना बिंजिंग, तो उसके बाद फिर एथलीट्स स्पेसिफिकली दे पुट फिंगर्स इनटू देयर थ्रोट्स और इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से वो इतनी ज्यादा वॉमिटिंग होती है कि इवन वो एसिडिक होते हैं ना कंटेंट्स वॉमिटिंग के। तो जैसे जब आप बहुत ज्यादा फिजी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, आपका इनेमल जो टीथ के ऊपर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। सो सेम इज द केस विद एक्सेसिव वॉमिटिंग कि जब आप बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं तो आपका टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, जो इनेमल है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर फेस बहुत ज्यादा पफी होता है आपका। फिर जनाब हाँ, वेट फ्लक्चुएशंस कॉमन है क्योंकि बुलिमिया में क्या होता है कि आप सर्टेन एपिसोड आपकी आ रही है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग की, सर्टेन एपिसोड फिर आपकी आ रही है बहुत ज्यादा बिंजिंग की, फिर एपिसोड आ रही है बहुत ज्यादा पर्जिंग की। तो वेट आपका एक तरह का नहीं रहता, बहुत फ्लक्चुएशंस होती है जी। एक वीक में आप 6-6-5-5 केजेस गेन कर रहे हो, 10-10 दिन में आप 5-5-6-6 केजेस लूज कर रहे हो, स्टफ लाइक दैट। फिर इसी तरह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं एविडेंट। डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होती है क्योंकि जाहिर है सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग जब भी होती है तो वॉमिटिंग के साथ ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन भी होती है। ठीक है, फिर अच्छा इसके साथ एब्रेशंस ऑन नकल्स फ्रॉम सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। अच्छा, नकल्स आपको पता है ना कि पार्ट ऑफ फिंगर जहाँ पे आपका बोन सरफेस से अटैच हो रहा होता है। ठीक है, स्पेशली फिंगर्स का वो वाला पार्ट जो आपके हैंड से, वो वाला पोर्शन जो हैंड से अटैच होता है उसको नकल्स कहते हैं। तो नकल्स के ऊपर एब्रेशन होते हैं, वही सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, साइकोलॉजिकल साइंस में क्या होता है जी, वही लो सेल्फ एस्टीम है, इंपल्सिव होते हैं बहुत ज्यादा, इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, डिप्रेशन और एंजाइटी के साइन सिम्टम्स होते हैं। फिर ऑब्वियसली अपनी बॉडी इमेज को लेकर डिससेटिस्फाइड होते हैं। फिर ऑल द टाइम दे आर प्रीऑक्युपाइड विद फूड, उनके अपीयरेंस, बॉडी वेट, ये सारी चीजें। अच्छा, बिहेवियरल साइंस के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल बिंज ईटिंग ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, यानी अप टू 5000 कैलोरीज अ डे दे कैन कंज्यूम। वो जी जैसे कभी कभी हमें भी वो बिहेवियरल साइन हो रहा होता है ना, ऑल्दो डज नॉट मीन कि हमें वो बिंज ईटिंग है, बट वो समटाइम्स जो हमें रात को 12 बजे दिल करते हैं कि जी वो फलानी ब्रांड का हमने वो सुपर साइज्ड वाला बर्गर खाना है इस वक्त, वो केक बड़े ग्लास में। ठीक है, फिर गिल्ट और शेम वाले जो साइंस हैं वो हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से सिक्रेटिव ईटिंग के, नहीं छुप छुप के खाना, कि लोग क्या कहेंगे मुझे कि ये खा रही है, लेक्सेटिव्स का यूज करना है, ये सारे बिहेवियरल साइंस हैं जो आपको कैटेगराइज करते हैं एज हैविंग बुलिमिया। ठीक है बेटा, अच्छा मैं जरा मार्क कर लूँ आप लोग की अटेंडेंस। अच्छा जी, ठीक है बेटे, जिसकी मिस हुई है मैं देख रहा हूँ। ये
लगाई किसने? सबने मिस ही कर दिए हैं। अच्छा जी, ओके। फातिमा ताहिर है प्रेजेंट? 10 मिनट का टाइम है? नहीं, मैंने तो 25 मिनट्स का टाइम रखा हुआ है। 10 का कैसे हो गया? फातिमा ताहिर है? यस सर, प्रेजेंट। ठीक हो गया। हादिया नहीं है? आयशा बशीर। ओके। अच्छा जी बेटा, मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, वैसे मेरा ख्याल है काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, सबके देख रहा हूँ, जिसको भी नहीं लगे। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लो, वरना फिर हमने दोबारा भी सेशन में आना है। माहिया नहीं है? मनान? मैं हूँ। माहिया है? अच्छा जी। मनान नहीं है? ओके। कल की अभी नहीं लगाई बेटे, मैं अपडेट कर लूंगा कल की। अच्छा जी ठीक है, सेशन एंड हो रहा है बिल्कुल। हम लोग कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद? ठीक है, 10 मिनट बाद बेटे दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।